आइए आगे बढ़ते हुए अब भारत की बात बताता हूं कि करते हैं शुरुआत। और पहली खबर आज की आपके सामने रखने जा रहे हैं। अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अबान के दोनों भाई जेल से इस मौके पर पहुंचे, लेकिन मां शाइस्ता परवीन एक बार फिर नहीं पहुंची। तो अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान को सुपुर्द खाक करने की जो तस्वीर है, जो विजुअल्स हैं वो आ रहे हैं, तो आपके सामने वो भी रखेंगे और इससे जुड़ी हर एक डिटेल्स भी पहुंचाएंगे। सबसे पहले ये देखिए जरा, ये अतीक अहमद के बेटे के अबान के जनाजे की तस्वीर है। जेल से पहुंचे उमर और अली ने अबान के जनाजे को कंधा दिया है। तस्वीर तो भाई की मिट्टी में शामिल होने के लिए दोनों भाई सीधे जेल से प्रयागराज पहुंचे। दोनों भाई जब पहली बार मिले तो भावुक होकर गले लग गए। पहले तस्वीर, और इससे पहले झांसी जेल से अली को लेकर पुलिस की टीम निकली। कोर्ट के आदेश के बाद जनाजे में शामिल कराने के लिए इनको लेकर आया गया, भारी सुरक्षा के बीच। उधर लखनऊ जेल से अतीक का बड़ा बेटा उमर भी जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचा। लखनऊ पुलिस उमर को लेकर वहां से निकली। नजर आ रहा है, इसीलिए तो कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान को दफन किया जाना था, लेकिन इसको लेकर सुरक्षा के कड़े वहां पर इंतजाम किए गए थे। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान चप्पे चप्पे पर तैनात थे। तस्वीर आगे निकलने वहीं अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए लोग दोपहर से पहुंचने लगे थे, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए जरा, चलिए जो जानकारी और तस्वीरें सभी तक पहुंची वो आप सभी दर्शकों तक हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये देख लेते हैं कि अबान को कसारी मसारी के कब्रिस्तान तक कैसे लेकर आया गया। देखिए जरा, समझिए। अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान को सुपुर्द खाक आज कर दिया गया। कसारी मसारी के कब्रिस्तान में अतीक के बगल में दफनाया गया। अबान के जनाजे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कब्रिस्तान में सुबह से ही सैकड़ों पुलिस कर्मी वहां पर तैनात हो गए थे। जनाजे के रूट पर भी पुलिस का कड़ा पहरा था। कसारी मसारी कब्रिस्तान के बाहर पुलिस ने कई लेयर्स में बैरिकेडिंग भी की थी। कब्रिस्तान में आने जाने वाले लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस ने करवाई। आप देखें कि ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है, सख्त जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बंदोबस्त है चाक चौबंद। और आप देखें कि पीछे जो भीड़ है अबान के जनाजे को देखने के लिए वो यहाँ पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने जो है बहुत ज़्यादा सख्ती बरती हुई है। यही वजह है कि भीड़ को यहाँ से जो है बाहर रखा गया है, परमिशन दी गई है। उसके बाद ये भी मनाही है कि किसी तरीके की वो बयानबाजी नहीं करेंगे। और आप देखें कि जो भीड़ है यहाँ पर कसारी मसारी कब्रिस्तान के बाहर, उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। अबान को सुपुर्द खाक करने के वक्त तक अंधेरा हो चुका था।
इसको लेकर पहले से ही कब्रिस्तान में लाइट्स के इंतजाम कर लिए गए थे। 21 साल के अबान की झांसी में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक के बगल में उसकी कब्र खोदी गई थी। यहीं पर अतीक अहमद के साथ दादा फिरोज, चाचा अशरफ की भी कब्र है। साथ ही अबान के भाई असद का भी कब्र यहीं पर मौजूद है। जनाजे के लिए अबान के दोनों भाइयों का इंतजार किया जा रहा था। दोनों भाइयों को सीधे कब्रिस्तान लेकर आया गया। वैन के बाहर 100 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात थे। कब्रिस्तान के आसपास 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे रहे। शाम 4:30 बजे उमर को लेकर पुलिस कब्रिस्तान पहुंची। और अब एक और तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस पर नजर डालिए। अब जैसे ही लखनऊ जेल से भाई उमर को भी प्रयागराज लेकर आया गया, उसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। देखिए सर, अपने भाई की मिट्टी में शामिल होने के लिए लखनऊ जेल से उमर को प्रयागराज लाया गया। ये तब की तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं जब पुलिस वैन प्रयागराज पहुंची थी। वहीं अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली भी जेल से सीधे कब्रिस्तान लाया गया। मोबाइल नीचे करो यार। मोबाइल नीचे करो यार। मोबाइल नीचे करो यार। लेकिन भाई तो पहुंच गए, मां नहीं पहुंची। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन छोटे बेटे के जनाजे में नहीं पहुंची। अतीक और असद के बाद अबान के भी जनाजे से उसने दूरी बनाई। और अब आपको बताते हैं कैसे दोनों भाइयों को जेल से प्रयागराज लेकर आया गया। देखिए, झांसी से प्रयागराज की दूरी है 400 किलोमीटर लगभग। झांसी जेल में बंद अली पुलिस वैन में प्रयागराज लेकर आया गया। अली का चेहरा नजर ना आए इसलिए पुलिस ने वैन पर पर्दे डाल दिए थे। झांसी से अली को पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लेकर जाने की चर्चा थी, बाद में जालौर में रूट बदल दिया गया और अली को वाया कानपुर होते हुए प्रयागराज लेकर आया गया। और लखनऊ प्रयागराज की दूरी है लगभग 200 किलोमीटर। अतीक के बड़े बेटे उमर को लखनऊ से प्रयागराज लाया गया। लखनऊ जेल से उमर 12:30 बजे बाहर निकला। उमर के पुलिस वैन पर भी पर्दे लगाए गए थे। उमर को 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी लेकर प्रयागराज पहुंचे। वैन के आगे पीछे पुलिस की दो गाड़ियां चल रही थी। जिस थाने से उसकी गाड़ी गुजरी वहां की पुलिस ने स्कॉट किया। और अब जेल से दोनों भाई मिट्टी देने पहुंचे, लेकिन शाइस्ता नहीं पहुंची। मौके पर मौजूद एनडीटीवी संवाददाता की रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। देखिए, ये दोनों जो प्रिजन वैन दिख रही है, एक में अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद है पुलिस कस्टडी में, और दूसरी वैन जो आप देख रहे हैं उसके ठीक पीछे उसमें अली अहमद है, जो कि जिसको कि झांसी जेल से लाया गया है। शुक्रवार को दोनों को कोर्ट ने बाकायदा कस्टडी जो है पैरोल दी है और शर्त के अनुसार जो है इनको जो है सिर्फ यहाँ फ्यूनरल में अटेंड करने के लिए यहाँ पे परमिशन मिली है और बाकायदा ये भी इनको जो है सख्त निर्देश दिया गया है कि वो मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो अतीक अहमद के समर्थक रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इस कब्रिस्तान में। देखिए जो भीड़ है, करीब अगर हम भीड़ की बात करें तो 5 से 6 हज़ार के ज़्यादा लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने जो है सब सिक्योरिटी की हुई है। आप मेरे पीछे देखिए तो पुलिस का जो है सुरक्षा का कड़ा जो है यहाँ पे घेरा देखने को मिल रहा है। तो सुना आपने, देखिए आपने ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन सबको इंतजार था कि शायद इस बार शाइस्ता परवीन पहुंचे, अतीक अहमद की बीवी और मां, लेकिन नहीं पहुंचे। अब देखिए, अतीक का बेटा अली अबान की मौत से बेहद सदमे में। अपने छोटे भाई की मौत से टूट गया अतीक का बेटा अली। जेल सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को उसने खाना नहीं खाया। रात में भी अली ठीक से नहीं सो पाया। अबान की मौत की खबर के बाद से वो कोठरी के बाहर ही नहीं निकला। अबान हर हफ्ते 2 बार अली से मिलने जेल जाता था। उसने दोपहर में कुछ नहीं खाया था, शाम को भी खाने से इनकार कर दिया। अली अहमद को अक्टूबर 25 में नैनी से झांसी शिफ्ट किया गया था। हादसे वाले दिन भी अबान ने जेल के एक पुलिस को कॉल किया था। तब उसने कहा था, थोड़ा लेट हो गया हूं, मुलाकात करने आ रहा हूं। हाईकोर्ट के आदेश पर दोनों भाइयों को पैरोल मिली है।
भाई के जनाजे में शामिल होने के साथ ही दोनों को 1-1 घंटे का वक्त मिला। इस दौरान दोनों बुआ परवीन कुरैशी और भाई से मिले। पुलिस ने कसारी मसारी कब्रिस्तान की एक मस्जिद में इसका इंतजाम किया। वकीलों ने भी अली और उमर से मिलने की अनुमति मांगी थी। पुलिस ने दोनों के वकीलों को मिलने की अनुमति भी दी। इसके बाद दोनों भाइयों को वापस पुलिस वैन में बिठा दिया गया। इसके बाद अली और उमर को वापस जेल लेकर जाया जा रहा है। तो दोनों भाई को मिले पैरोल पर वकील ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कस्टोडियल पैरोल मिले, यानी कि ये पुलिस कस्टडी में और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ पुलिस सिक्योरिटी में इलाहाबाद आए, तदफीन में शामिल हो अपने छोटे भाई की तदफीन में, और उसके तुरंत बाद वापस जाए। इसके अलावा ये किसी अन्य कार्य में इन्वॉल्व नहीं होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं, और जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनके अलावा ये किसी से कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे भी नहीं। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जेन ज़ी की। तो जमाना जेन ज़ी का है और इसलिए हर तरफ इसी जनरेशन की अभी बातें और चर्चाएं हो रही हैं। इसी जनरेशन से समाज की कोशिश भी हो रही है हर तरफ से। देखिए, जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद जेन ज़ी ने अपनी ताकत साबित की। अब कोई भी समाज या सियासत किसी भी हाल में जेन ज़ी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो छात्रों और युवाओं का जनरेशन जेन ज़ी है जो लगातार अपने हक की आवाज बुलंद कर रहा उठा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद छात्र झारखंड में अपनी आवाज को उठा रहे हैं और आंदोलन वहां पर कर रहे हैं। सुनवाइए जरा। इस वक्त पूरे देश की निगाहें जेन ज़ी पर हैं। हर कोई जेन ज़ी के भविष्य में अपना भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने आईआईटी दिल्ली में युवाओं को मंत्र दिया तो प्रयागराज में राहुल गांधी ने छात्रों के साथ संवाद किया। वहीं इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। तो आईआईटी दिल्ली में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। उन्हें पेंटिंग भी इस दौरान भेंट की गई। shows our beloved and visionary Prime Minister in front of iconic Dogra Hall and is presented as a token of our gratitude and respect. Shows our beloved and visionary Prime Minister in front of iconic Dogra Hall and is presented as a token of our gratitude and respect. तो आईआईटी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को डिग्री दी और मेडल्स भी पहनाए। साथ ही मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा नाम के एआई बेस्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर का रिमोट से उद्घाटन किया। इस सुपर कंप्यूटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और रिसर्च में मदद मिलेगी।
landmark collaboration reflects the Government of India's commitment to building world-class AI and high-performance computing infrastructure for academia, research. आइए अब जल्दी से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी के छात्रों को कौन कौन से मंत्र दिए, कौन कौन से टिप्स दिए। देखिए, दिल्ली में आईआईटी छात्रों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं। इस पीढ़ी के लिए आने वाला समय और बेहद चुनौतीपूर्ण है। अगले 35 साल में आपका काम विकसित भारत का आधार होगा। आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को कई सीख दी। मोदी ने कहा, सिर्फ सवाल मत पूछिए, समाधान भी खोजिए। मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा, वो बाबा बागेश्वर नहीं है, लेकिन कुछ तो आपके मन में चलता होगा। पीएम मोदी के इस अंदाज पर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके मारने लगे, हंसने लगे। पीएम ने छात्रों को डिग्री दी और मेडल्स पहनाए। दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। इनमें पीएचडी कर रहे 587 छात्र भी शामिल हैं। इस दौरान पीएम ने छात्रों से कहा, हमेशा सीखते रहें और समाधान भी खोजते रहें। अब आपको सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, सीधा सुनवाते हैं, सुने। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी आजकल युवाओं से बहुत बढ़िया संवाद कर रहे हैं। आज भी उन्होंने संवाद किया और उनके मन में जो क्यूरियोसिटी है उसको कहीं से भी उसको मरने ना दें। उन्होंने कहा, आज सर्वे हुआ तो जो युवा है उसकी पहली पसंद आज भी नरेंद्र मोदी जी हैं। उनसे बात करते हुए बताया कि वे ही देश का फ्यूचर है। देश के अंदर जो नए जो हमारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सबके सब इन्हीं लोगों के कारण से हैं। और ये भी कहा कि देश इनकी तरफ देख रहा है कि ये देश को जो विकसित भारत बनाने का सपना है उसको पूरा करने के लिए योगदान दें। प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों ये अवार्ड मुझे मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जैसे हम अपने प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि इट वाज वेरी कनेक्टिंग स्पीच। स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करने वाली एक स्पीच थी। हमको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनका सोल्यूशन निकाल के लाना है। खाली इंतजार नहीं करना है कि हमारे लिए कोई सोल्यूशन लेके आए और हम उसको एक्ट करें। क्यों हो रहा है, क्यों है मतलब क्यूरियोसिटी हर एक डायरेक्शन में होना चाहिए और पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ आना चाहिए। तो बात जेनजी की हो रही है, युवाओं की हो रही है, तो सभी जेनजी को अपने केंद्र में इस वक्त रखे हुए हैं। आइए कुछ और तस्वीर, कुछ और खबर आपके सामने रखते हैं इससे जुड़कर, क्योंकि इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी जेनजी से संवाद किया, लेकिन राहुल गांधी पर सवाल भी उठाए इसके साथ। उन्होंने कहा कि राहुल लगातार छात्रों के मुद्दे तो उठा रहे हैं, फिर भी छात्रों के बीच वो प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये किसी और ने नहीं कहा, शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस के ही लीडर हैं वहां के सांसद। सुनवा देंगे सीधा शशि थरूर, उन्हीं की जुबानी सुनिए। जिन मुद्दों को सीजेपी ने जंतर मंतर पर उठाया, वही मुद्दे कांग्रेस ने उठाए। राहुल गांधी छात्रों की गूंज के जरिए पेपर लीक के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, लेकिन छात्रों की गूंज जैसी मुहिम छात्रों के बीच प्रभाव नहीं छोड़ सकी। हमें समझने की जरूरत है कि आखिर ये मुद्दे लोगों से क्यों नहीं जुड़ पाए। हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर हम कहाँ फेल हुए। मुझे नहीं पता थरूर साहब कब क्या बयान दे देते हैं, लेकिन छात्रों की गूंज का असर दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। छात्रों की गूंज का असर अगर उनको लगता है कि असर नहीं हो रहा तो प्रयागराज आ जाएं, प्रयागराज में उनको सब दिखाई देगा। छात्रों की गूंज का इम्पैक्ट बहुत भारी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, जेनजी यूथ में अगर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई राजनेता है राष्ट्रीय स्तर का, तो उसका नाम राहुल गांधी। वो देहरादून चले जाएं, प्रयागराज चले जाएं, उन्हें वो गूंज गर्जना के तौर पर सुनाई पड़े। लोगों तक पहुंचने के लिए पारदर्शिता होनी आवश्यक है, प्रामाणिकता होने की आवश्यकता है, और लोगों को पता चलता है कि कौन दिल से मुद्दे उठा रहा है और कौन नौटंकी के लिए उठा रहा है। गलतफहमी में है शशि थरूर जी,
2018 में सबसे पहले राहुल गांधी ने इस बात को उठाया था जब सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाएं हाई स्कूल इंटर के दोनों को लीक हुई थी और ये कहा था कि ये प्रिविलेज क्लास के लिए शिक्षा नीति बनाई गई है और इसमें सब जगह आरएसएस बीजेपी के लोग बैठ चुके हैं और ये बहुत बुरा प्रभाव डालने जा रहा है हमारे भविष्य के छात्रों के परीक्षा और शिक्षा के ऊपर। थरूर साहब पुराने कांग्रेस के नेता हैं, समय पर नसीहत भी देते हैं, लेकिन उनकी नसीहत कुछ काम नहीं आती क्योंकि राहुल गांधी जी अपने से ऊपर किसी को अच्छा पॉलिटिशियन या विद्वान नहीं मानते। आगे बढ़ते हुए अब आपको लिए चलते हैं झारखंड, जहां जेपीएससी की परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं। उस आंदोलन में सियासी एंट्री भी हो रही है। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा निकाला और हेमंत सरकार के विरोध में मोर्चाबंदी कर दी। सुनिए। और इसी बीच सरकार ने छात्रों के साथ दूसरे राउंड की बातचीत भी की, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। तो सरकार और छात्रों के बीच बातचीत रांची के सरकारी गेस्ट हाउस में हुई। देखिए, ये तस्वीर भी है और बातचीत के लिए गेस्ट हाउस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि 2 राउंड की तो वार्ता हो चुकी है, अभी तक कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया ठोस। लेकिन अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार छात्रों की मांगों को लेकर क्या फैसला लेती है और क्या आंदोलन को समाप्त कराने के लिए कोई ठोस सहमति बन पाती है। और उधर साथ ही साथ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी भी झारखंड आंदोलन को लेकर एक्टिव हो चुकी है। देखिए, सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने रांची में आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की है। तस्वीरें। मांग हो रही थी लगातार कि केवल जंतर मंतर पर ही सीजेपी वाले प्रदर्शन करेंगे या जो झारखंड रांची में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांगों को भी सपोर्ट करेंगे। फिर उन्होंने समर्थन दिया और उनका जो एक डेलीगेशन है वहां पर पहुंचा हुआ है। सरकार से बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है, तो छात्रों का आंदोलन अभी लगातार अनवरत चल रहा है, जारी है। यहाँ जो एकजुट हुए हैं नहीं है, झुकने वाले नहीं है। और जो सरकार से हमारी मांगे हैं कि पारदर्शी परीक्षाएं होनी चाहिए, कदाचार मुक्त परीक्षाएं होनी चाहिए, जो छाने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। और जो सरकार से हमारी मांगे हैं, जो व्यवस्था से हमारी मांगे हैं, वो झुकने वाले नहीं है। देखिए, जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हो रहा था तो बॉलीवुड से तमाम लोगों ने खुलकर समर्थन दिया, लेकिन झारखंड वाले मामले में अभी तक बहुत खुलकर लोग सामने नहीं आए हैं। लेकिन छात्रों के इस प्रदर्शन में उनको समर्थन देने के लिए पहुंच गए पीयूष मिश्रा। सर आ चुके हैं और आप सभी के बीच पीयूष मिश्रा सर आ चुके हैं। पीयूष मिश्रा अपने खास संगीत, खास लिरिक्स, अभिनय, ये सब के लिए जाने जाते हैं, ऑलराउंडर माने जाते हैं, बेबाक अंदाज के लिए। पीयूष मिश्रा को देखकर छात्रों में एक नया जोश आया। देखिए, सरकार की ओर से आंदोलन की जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि किसी भी उपद्रवी तत्व की एंट्री ना हो सके या कोई भी उपद्रव हो तो वो कैमरे में रिकॉर्ड रहे।
तो इन छात्रों को समर्थन का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा, आवाज बुलंद होती जा रही है। रांची की जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनकारी छात्रों के लिए खाना और पानी के इंतजाम भी लगातार किए जा रहे हैं। लाइन में लग के सब अब आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि छात्रों और सरकार के बीच अब तक क्या वार्ता हुई है। तो झारखंड सरकार और छात्रों के बीच 2 राउंड बातचीत हुई। सरकार और छात्रों के बीच बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों की लिस्ट सौंपी है। छात्रों की तरफ से जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की डिमांड की गई, साथ ही परीक्षा में धांधली की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है छात्रों की तरफ से। लेकिन छात्रों की प्रमुख मांगों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है, लिहाजा जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द हो सकती है। झारखंड सरकार इस बारे में गंभीरता के साथ विचार कर रही है और इस बीच सरकार ने सुझाव के लिए ईमेल आईडी भी जारी किया है। उधर जेपीएससी में धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। एक जनहित याचिका में सीबीआई से या फिर रिटायर्ड जजेस से जांच की मांग की है। दरअसल रांची में पिछले 15 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 6 छात्र अनशन पर बैठे हैं। छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेरने का भी इसी बीच ऐलान किया है। और अब आपको सुनवाएंगे छात्र क्या कह रहे हैं और नेता क्या कह रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, वो लगभग लॉकडाउन के टाइम में ग्रेजुएशन में फेल भी हो गया था। उसके बाद किसी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, अपने पापा का राशन दुकान चला रहा था। वो अचानक वो किसी को नहीं बताया कि मेरा नौकरी हुआ है, डीबी हुआ है, मेडिकल हुआ है, कुछ भी चीज। अचानक वो जब प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बनता है तब हम लोग को पता चलता है। उसका पापा अब खुलेआम बोलता है कि मेरा बेटा का 25 लाख में सेटिंग करा है। 24 में जब सीजीएल का एग्जाम हुआ था उस समय हम लोग पुरजोर विरोध किए थे, लेकिन बलपूर्वक हम लोग का एग्जाम दबा दिया गया, लाठीचार्ज किया गया। आंदोलन बहुत बार हुआ है मैम, झारखंड में बार बार दबा दिया जाता है। छात्रों की आवाज को बार बार दबा दिया जाता है। जिनके घर का जो इनकम है ना वो 5,000 से भी कम है, 10,000 से भी कम है, वो लोग किसी से पैसे लेकर यहाँ पर आए हैं मैम, कर्ज लेकर आए हैं। ये हम छात्रों का दर्द है मैम। ये मैम कोई भी सरकार हो हम लोग को ठगने का ही काम किया। हमारा अगला कदम सरकार के वार्ता के फाइनल रिजल्ट के इंतजार का है। हम इंतजार कर रहे हैं सरकार हमें क्या एश्योरेंस देना चाहती है। सरकार जिस हिसाब से इंश्योरेंस देगी हमारी कोर कमेटी उसी हिसाब से निर्णय लेगी। यहाँ पर मुद्दा शुरू से हमने एक ही रखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ झारखंड में जो जॉब्स और जो लीक्स, पेपर लीक्स हो रही हैं या जॉब की सीटें बेची जा रही है, हम सिर्फ उस पर अड़े रहेंगे। हमें इसके अलावा ना किसी प्रकार का कोई कास्टेस्ट, ना कोई रिलीजियस, ना कोई और मुद्दा यहाँ पर लगा। बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायवर्ट नहीं करनी, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर। गड़बड़ी हुई है उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि गड़बड़ किया गया और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। सबसे अहम मांग है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। जो मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने भी वो तमाम बातें हैं, वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, वो रिफॉर्म्स चाहते हैं। मोस्टली लीक प्रूफ या मैनिपुलेशन एग्जाम्स में संभव ना हो, आउटसोर्सिंग एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट कम हो। छात्र आंदोलन के आड़ में कैसे अपनी राजनीतिक रोटी सेके, इसी के चक्कर में ये लोग रहते हैं। इनको छात्रों से कोई मतलब नहीं है। जल्द से जल्द वहाँ सीबीआई जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार छात्रों से बात कर रही है, लेकिन 14 दिन के बाद याद पड़ी। सरकार गलती भी मान रही है और सरकार वार्तालाप भी कर रही है, लेकिन जंतर मंतर पर देश विरोधी, खाना बंदी, डंडों से, अश्रु गैस से स्वागत हुआ। दोनों में फर्क है। विस्तृत जांच होकर उससे उनको संतुष्ट किया जाए, जांच रिपोर्ट देके कि जो क्या, जब उनका आरोप क्या, आरोप प्रत्यारोप निराधार है या आधार है। अगर आरोप आधार है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो और निराधार है तो उन्हें संतुष्ट किया जाए। न्यायिक प्रक्रिया में इतना बाधा नहीं है, आराम से लोग नीचे ही संतुष्ट हो जाएंगे, आप समझौता करा कर। अब आइए थोड़ा गहराई में जाकर आंकड़ों के हिसाब से समझते हैं कि जेनजी पर आखिर सबकी नजर क्यों है। शायद इस वजह से कि वो युवा वोटर्स भी हैं। अब देखते हैं कि उन्होंने अब तक किसको वोट किया है और किस राज्य में इनकी कितनी संख्या यानी कितने जेनजी मौजूद हैं। तो देखिए जरा, ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। 19-25 साल के जो युवा हैं और 2019 में वो कांग्रेस के साथ थे 20% उनकी संख्या, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पाले में थे 2019 में 40% युवाओं का सपोर्ट मिला था। 2024 में आ जाइए, अगले चुनाव में 21% जो जेनजी थे युवा वोटर्स वो कांग्रेस के फेवर में थे, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के पास 39% युवाओं का सपोर्ट मौजूद था। अब थोड़ा नीचे आ जाइए, लोकसभा चुनाव 2024 की बात करते हैं। इंडिया ब्लॉक को 33% युवाओं का समर्थन मिला। डेटा जो कहता है एनडीए के पास 46% युवाओं ने सपोर्ट दे दिया। सीधा फर्क। अब आगे बढ़ते हुए अब समझिए कि किस राज्य में कितने जेनजी हैं प्रतिशत में। अभी बिहार से शुरू करते हैं। 32.5% जेनजी की संख्या है बिहार में। अभी जम्मू कश्मीर में 30.8% जेनजी हैं। झारखंड में 30.7% जेनजी की संख्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा है चुनाव, अब होगा वहां खेल। उत्तर प्रदेश में 30% युवाओं की संख्या है। राजस्थान में 29.2% युवाओं की संख्या है। ये जो आपको बता दिया हमने। अब जरा करोड़ में आइए, डेटा क्या कह रहा है, किस राज्य में कितने जेनजी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। 6.5 करोड़ से 7 करोड़ के आसपास युवाओं की तादाद है। और अगले विधानसभा चुनाव में जेनजी और युवा वोटर्स जहां रहेंगे, जिस तरफ सत्ता उनके हाथ में। महाराष्ट्र 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के बीच महाराष्ट्र में युवाओं की संख्या है। बिहार में 3.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ 80 लाख तक युवाओं की संख्या है। पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ 80 लाख से लेकर 3 करोड़ के बीच में युवाओं की संख्या है। जबकि एमपी मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 70 लाख के आसपास युवाओं की तादाद है। अब आप मतलब समझ गए होंगे डेटा के हिसाब से। छात्रों और सीजेपी से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। और तर्क के साथ हमने सारे बातों को रखा। उन्हें संज्ञान लिया कि मैं जल्द मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और इस पर जल्द कार्रवाई होगी। अभी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, हम अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन करते रहेंगे। हमारे अनशन में बैठे हुए साथी अनशन में रहेंगे। सरकार को एक एक चीज़ को, झारखंड के छात्रों के दर्द को हम लोगों ने बता दिया है। उसमें एक और मामला जो हम लोगों ने कहा है कि झारखंड में उत्पाद सिपाही का जो दौड़ था, उसमें जो भी बच्चे, जो हमारे साथी थे, जो मौत के गाल में समा गए, उनके परिवार आज रोड पर आ गया। मैं उन लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन का हम लोग सरकार से मांग की। 2 टाइप का डिमांड हम लोगों ने रखा था, एक शॉर्ट टर्म डिमांड, एक लॉन्ग टर्म डिमांड। शॉर्ट टर्म डिमांड जो था वो जनरली TDPL जो कंपनी जितना भी लिया हुआ है उसको तुरंत, और जिसमें ज्वाइनिंग नहीं हुआ है उसको तुरंत कैंसिल करके उसको फास्ट ट्रैक करके उसकी नियुक्ति तुरंत किया जाए। सरकार ने वो सारे सुझाव को लेकर के बोला है कि हम लोग इस पर निर्णय लेंगे और सुझाव उन्होंने बहुत सीरियस से डिस्कशन किया है। हमारा डेलीगेशन आया है, हमारा पूरा सपोर्ट। जो यहाँ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं JPSC को लेकर, JSSC को लेकर, और तमाम पेपर लीक्स हो रहे हैं जो, उनको लेकर हमारी पूरी यही है कि हम बच्चों के साथ है। और तब तक हम बच्चों के साथ है जब तक सरकार इनकी बातें नहीं मान लेती। बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चों से मैंने बात की, वो ये कह रहे हैं कि हमारा JPSC पे विश्वास नहीं है। पक्का श्योर है कि भर्ती पेपर लीक होगा, भर्ती रद्द होगी। पहले से हमारे सीजेपी के बंदे इधर जुटे हुए हैं और कोई भी आंदोलन हो, सीजेपी का जंतर मंतर का आंदोलन 40 दिन तक चला। अभिजीत भाई ने हमें खुद इधर भेजा है कि आप जाके उनसे बात कर लो। अभिजीत भाई ने भी खुद एक बार वीडियो कॉल पे सभी प्रोटेस्टर से बात की है। मतलब कुल मिलाकर लब्बो लुबाब ये समझिए इन शॉर्ट कि जिधर देश का युवा उसका काम हुआ। आगे बढ़ते हैं अगली बात। महिला आरक्षण के मुद्दे पर राहुल और केंद्रीय मंत्री रिजिजू सोशल मीडिया पर भिड़ गए, तो वहीं अकाली दल ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया है। अब समझिए, महिला आरक्षण के मुद्दे पर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर तंज कसा, तो राहुल गांधी ने इसका पलटवार भी किया, जवाब भी दिया। The sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption. तो पहले आपको किरण रिजिजू ने एक जो वीडियो पर कमेंट किया और फिर राहुल ने उसका जो जवाब दिया वो दिखा देते हैं। देखिए जरा, ये राहुल गांधी की प्रतिक्रिया है। सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अपना जवाब दिया। ये जो वार पलटवार है राहुल और रिजिजू में, उसका। लेकिन हमें यहां यह समझना है कि ये पूरा मामला है क्या, कहां से इसकी शुरुआत हुई और क्या है अभी तक की डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। देखिए ये जो पूरा मामला है, किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी पर तंज कसा था। राहुल एक वीडियो में महिलाओं के हक की बात कर रहे थे। इस पर रिजिजू ने कहा यह कांग्रेस की ओर सकारात्मक संदेश है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक का बिना शर्त समर्थन करेगी। तो राहुल ने इसको लेकर रिजिजू पर पलटवार कर दिया। रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा, महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ
सवाल यह है कि 3 साल बाद भी वो लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं? यह था जवाब, प्रतिक्रिया। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी बहुत तेज हो गई है। कौन क्या कह रहा है, आइए सुनते जरा। राहुल गांधी और राहुल गांधी जैसा जो हमारी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स है, वो देश का उन्नति हो, देश के महिला का उन्नति हो, देश का नागरिक का उन्नति हो, ये नहीं चाहते हैं। तो आप जितना भी उनको बोले, राहुल गांधी को बोले, प्रियंका गांधी को बोले, वो लोग हमको नहीं लगता है सीखेंगे। कौन लाया था महिला आरक्षण बिल? किसने इंट्रोड्यूस किया था? 2012 में सोनिया जी ने इंट्रोड्यूस किया था। इनकी नीयत में खोट है। पहले संसद चलाइए तो फिर आगे बात करते हैं। कौन महिला आरक्षण बिल को सैबोटाज करता है ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या वो बिल पास नहीं हुआ था जब हम नई संसद भवन में आए थे? मामला डिलिमिटेशन से आपने जोड़ा था। विमेन रिजर्वेशन बिल तो आज पास करो ना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात के बाद पंजाब में फिर से गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। इसको लेकर बहुत अटकलें और हलचल काफी तेज है। जरा जो भी तस्वीरें आ रही हैं उसको पहले देख लीजिए, फिर आगे कड़ियों को जोड़ते हैं। और इसी बीच सुखबीर बादल ने सोशल मीडिया पोस्ट करके गठबंधन के साथ महिला आरक्षण पर भी समर्थन के संकेत दिए हैं। यह देखिए पोस्ट है, सुखबीर बादल की तरफ से यह पोस्ट किया गया है। तो सुखबीर बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात, जिसके बाद पंजाब में गठबंधन की अटकलें बहुत तेज हो गई हैं। तो दरअसल सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से वक्त मांगा था और जिसके बाद दोनों नेताओं की संसद भवन में मुलाकात हुई। पंजाब की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ ही राज्य के राजनीतिक हालात पर भी विस्तार से वार्ता हुई। सूत्र बता रहे हैं कि अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन चाहता है और फिर से पुरानी परंपरा के मुताबिक चुनाव लड़ना चाहता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर से गठबंधन संभव है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पंजाब में 37 सीटों की मांग रख सकती है। शेष 80 विधानसभा सीटों पर अकाली दल मैदान में उतर सकता है। लेकिन अकाली दल सूत्र जो बता रहे हैं, बीजेपी को 23 सीटें उनकी तरफ से दी जा सकती हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थी और पार्टी को 23 सीटें ही मिली थीं। इस बीच पीएम और सुखबीर बादल की मुलाकात पर सियासत बहुत तेज है। अरविंद केजरीवाल ने तंज किया और लिखा, नाना करते प्यार तुम्ही से डैश डैश डैश। अब पंजाब में गठबंधन को लेकर कैसे बयानबाजी हो रही है, आइए जरा सुन लेते हैं जल्दी से। अगर पीएम साहब के मिलके आए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आके कोई अपनी पार्टी की मीटिंग नहीं करेंगे। तो डड्डो साहब उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो चाहे दिन में 10 बार बुलाए उनको, उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो 2 इश्यूज थे, एक वेमन रिजर्वेशन, उसके लिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली लागू हो। पास तो हो ही चुका, हम पहले भी सपोर्ट करते हैं। हमारे तो गुरु साहिबान ने वेमन राइट्स के लिए बहुत बड़ी शिक्षा शुरू से दी है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं, किसी को भी मिलने का पूरा अधिकार है और उसके बाद से जो अटकलें हैं वो एक नॉर्मल तरीका है जो अटकलों का होना, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूत्रों से अभी तक इसके बारे में कोई व्याख्यान नहीं आया है और तब तक हम भी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अकाली की मजबूरी है, अकाली दल बहुत कमजोर हो चुका है और बीजेपी के साथ में सरकार बनाने का कारण भी था जो कमजोर होने का। जिनके साथ में बीजेपी ने अलायंस किया उसका सत्यानाश होना तय है और तय सत्यानाश हुआ। बात हो गई है पंजाब की, अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर की बात कर लेते हैं और कांवड़ यात्रा पर योगी की पुष्प वर्षा आपको अब हम दिखाते हैं। देखिए, देश भर में इस समय कांवड़ यात्रा की धूम नजर आ रही है। मेरठ में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश खुद कांवड़ियों पर फूल बरसाते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर देखिए।
फूल बरसाने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी लगातार एक्शन में है। अधिकारियों को दिशा निर्देश जरूरी वो दिए जा रहे हैं। इधर यूपी में योगी ने पुष्प वर्षा की तो दिल्ली में भी सीएम रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाए। दिल्ली की तस्वीरें ये देख रहे हैं आप। तो इस भक्तिभाव के बीच और भी जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, कुछ और जो डिटेल्स आ रही हैं, वो भी आपके सामने हम जल्दी से रख देते हैं। नजर डालिए। देखिए, सावन के इस पवित्र महीने में सड़कों से लेकर मंदिरों तक शिव भक्त महादेव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर से जल लाकर कांवड़िया अपने आराध्य भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। हर हर महादेव की गूंज के बीच कांवड़ियों की तरह ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज शिव भक्ति में लीन नजर आए। मेरठ में उन्होंने शिव भक्त कांवड़ यात्रियों पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई, मतलब पुष्प वर्षा की। और कांवड़ियों के सम्मान में मेरठ में यहां एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। योगी आदित्यनाथ के साथ ही रामायण सीरियल में श्री राम की भूमिका निभाने वाले मेरठ के सांसद अरुण गोविल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के साथ ही सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्र में कांवड़ मार्गों का हवाई निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं की आवाजाही, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया गया। सीएम योगी लगातार ही यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाएंगे। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। तो एक तरफ यूपी में योगी कांवड़ियों का स्वागत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली में भी कुछ इसी तरह का नजारा हमें देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा किया। इस दौरान स्वागत के साथ ही सीएम के सेवा भाव का भी अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने कांवड़ शिविर में पहुंचकर शिव भक्तों के लिए रोटियों पर घी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए हर जरूरी इंतजाम कर रही है। कांवड़ लेके आने वाले भाई बहन के पाँव में कोई कांटा ना लगे, कोई कंकड़ ना चुभे, ऐसी पूरी व्यवस्था दिल्ली सरकार ने की है। हर पंडाल में अपनी ओर से सब व्यवस्थाओं को खड़ा करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, सैनिटेशन की व्यवस्था करना, ट्रैफिक की व्यवस्था करना, ये दिल्ली राज्य ने यहाँ किया है। तो देश भर में चल रही कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर में एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां 2 मुस्लिम महिलाएं हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंची। बुर्की में मुस्लिम महिलाएं कांवड़ के साथ नजर आईं तो स्वागत करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इन महिलाओं का नाम तमन्ना मलिक और अनीशा बानो बताया जा रहा है। तमन्ना का कहना है कि वो अनीशा बानो के हक में ये कांवड़ यात्रा निकाल रही है, जिन्हें कुछ दिन पहले उनके पति ने 3 तलाक दे दिया था। दोनों मुस्लिम महिलाओं का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाएंगे, और कैसे इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है, सुनिए। रहना का समर्थन करने आई जो कि गाजियाबाद की रहने वाली अनीसा बानो है। इनके पति ने इन्हें 3 तलाक दे दिया है और हलाला करने के लिए मजबूर किया था। इन्होंने मना कर दिया तो इनको धक्के मार के घर से बाहर कर दिया और दूसरी शादी कर ली और बच्चे भी नहीं दे रहे हैं। देखो, यूपी में तो कोई डर के साए में जी नहीं सकता, क्योंकि हमारे योगी बाबा हैं, सबका इलाज है यूपी में। मदद मांगी है अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे मेरे को मिल जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे महादेव मुझे बहुत जल्द मेरे बच्चे लौटाएं। मुस्लिम समाज को किस चीज़ से आपत्ति नहीं, मुस्लिम समाज को हर चीज़ से आपत्ति है। वो बुर्का पहने तो आपत्ति, ना पहने तो भी आपत्ति है। वो किसी चीज़ में खुश नहीं रह सकता। और इस्लाम धर्म जो है सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए उनमें कोई अधिकार नहीं। कुछ अराजक लोग, कुछ उपद्रवी लोग शामिल हो जाते हैं और वो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शांतपूर्ण ढंग से कांवड़ यात्रा निकले और सभी धर्मों का बराबर से सबको सम्मान करना चाहिए। पौराणिक इतिहास पढ़िए
तो हर युग में राक्षस होते ही हैं। तो ये जो कांवड़ियों पे सवाल उठाते हैं या कांवड़ियों के बारे में जो उल्टा बयान देते हैं, वो सभी वो राक्षस कुल के ही है। महाकाल के पास सबका इलाज है। ट्रेन की पूरी बोगी में हनुमान चालीसिया पूरे जोर शोर से पढ़ा जाता है। फिर ट्रेन में मूर्तियां रखकर बर्थ पर उसकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन मुसलमान टोपी पहनकर सफर करना मुश्किल हो गया है ट्रेन में। तो एक तरफ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा चल रही है, तो वहीं बरेली में बिरयानी की दुकान पर चल गया बुलडोजर, हो गया एक्शन। बुलडोजर से बिरयानी की दुकान जमींदोज कर दी। तो इस दुकान पर बुलडोजर एक्शन के साथ ही दुकानदार को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बरेली की तस्वीर आपके सामने है ये। अब जल्दी से जान लीजिए कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों हुआ एक्शन। तो नॉनवेज बिरयानी की दुकान पर बुलडोजर चलने का यह मामला बरेली का है। यहां कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज बिरयानी बेची जा रही थी खुलेआम, जबकि यूपी में कांवड़ मार्ग पर ऐसी दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया। पहले ही नोटिस दिया गया था, बता दिया गया था। इस मामले पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया तो बवाल मच गया। अब मामला पुलिस अधिकारियों और नगर पालिका तक पहुंचा, तो नगर पालिका अधिकारियों ने अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया है। दुकान का टीन शेड और काउंटर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। अब पुलिस ने आरोपी दुकानदार को भी हिरासत में ले लिया है और इस कार्रवाई के बाद से यूपी पुलिस एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज बेचने वालों की निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल बरेली में हुई इस कार्रवाई से पूरे यूपी में हड़कंप मचा है। इस मामले में बहेड़ी के सीईओ अरुण कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कांवड़ियों की सुविधा के दृष्टिगत जिस रूट से भी कांवड़िये गुजर रहे हैं, उस रास्ते को अतिक्रमण विहीन किया गया है ताकि उनको चलने में व्यवस्था हो और आराम हो। इसी क्रम में कल दिनांक 7 अगस्त को नगर पालिका की टीम और थाना बहेड़ी की पुलिस द्वारा कांवड़ मार्ग पर स्थित कुछ अतिक्रमण को हटाया गया है, जिससे कि रास्ता व्यवस्थित हो और साफ रहे। यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। ये बात हो गई कांवड़ियों की आस्था की, एक्शन की। अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर की बात। दिल्ली में जब पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उन पर हमला किया गया था, उन पर जूता फेंकने की कोशिश की गई थी, आपको याद होगा। अब हमले के आरोपी जमानत पर रिहा हुए। ये जो पहले आपके सामने हम तस्वीर रख देते हैं उस दौरान की, फिर अगली तस्वीर, अगली खबर। कहां का सम्मान करा आपने? आ जाओ। तो जब पप्पू यादव पर जूता फेंका गया था, तब आपने देखा कि माहौल गर्मा गया था। अब देखिए, हमले के आरोपी जमानत पर रिहा हुए तो उनका जोरदार स्वागत, अभिनंदन किया गया। बुलंदशहर में आरोपियों को फूल माला पहनाई गई, उन पर पुष्प वर्षा की गई। सुनिए और देखिए जरा। दरअसल ये युवक आक्रोशित थे। आपको याद होगा पप्पू यादव ने संसद में स्वांग रचा था राम मंदिर चंदा चोरी के नाम पर। उन्होंने साधु संतों का एक वेश धारण किया था, उससे ये आक्रोशित थे और फिर इन्होंने जूता फेंक दिया था। अभी आरोपी जब अपने घर पहुंचे तो ढोल नगाड़ों से इनका अभिनंदन स्वागत किया गया, उनकी आरती उतारी गई। ये देखिए।
और सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपियों ने बुलंदशहर में करीब 7 किलोमीटर का लंबा रोड शो निकाल दिया। आरोपियों के रोड शो की तस्वीरें आपके सामने। अब जल्दी से समझ लीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। तो बाहुबली सांसद पप्पू यादव पर हमले का मामला 2 अगस्त का है। दिल्ली में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन पर हमला किया गया। चप्पल से हमले की कोशिश हुई, मौके से चाकू मिलने का भी दावा किया गया उनके समर्थकों की तरफ से। सांसद पप्पू यादव ने इस हमले को उनकी हत्या की साजिश बता दिया था, जिसे लेकर पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों को जेल भेज दिया। अब जमानत पर रिहा होकर बाहर निकले तो उनका जोरदार स्वागत हुआ, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। बुलंदशहर में उनका करीब 7 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। वो घर पहुंचे तो फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। यह पूरा मामला राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले से जुड़ा हुआ है। 31 जुलाई को संसद में साधु के वेश में पप्पू ने चंदा चोरी पर नाटक किया था, स्वांग रचा था। इसके बाद लखनऊ समेत कई शहरों में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। 2 अगस्त को इसे लेकर दिल्ली में पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुलंदशहर के सुमित ने उन पर हमला कर दिया। पप्पू यादव ने सुमित को दबोच लिया, जबकि उनके साथी की जमकर पिटाई हुई। इसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब दोनों जमानत पर रिहा हुए हैं, तो बुलंदशहर में उनका जमकर स्वागत, अभिनंदन चल रहा है। अब इस मामले पर पप्पू यादव ने क्या कहा, सुनते। जब बेटी इस देश में सुरक्षित नहीं है, बच्चे ने जेएनजी को अपराधी बनाया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, शंकराचार्य रियल साधु को गाली दिया जा रहा है, जूते से मारे जा रहे हैं कालनेमी साधु के द्वारा। तो आप हमको बताइए, पप्पू यादव किस खेत का मूली है? ये लोगों का बस चले तो कोई विपक्षी नहीं बचेगा, ये आप जान लो। तो हम तो डरते नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और बात करते हैं बरसते बादल और जमीन पर आफत की। देखिए कैसे देश के कई राज्यों में बारिश से हाल बेहाल है। सबसे पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यूपी के आगरा की देख रहे हैं, जहां बारिश के बाद एक इमारत भरभराकर गिर पड़ी। चंद मिनट में गिरी बिल्डिंग का मलबा सड़क पर आ गया। देखिए कुछ लोग बच भी गए। वो गई इधर दिल्ली में भी पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद देखिए कैसे ये दीवार गिर गई और जिसकी चपेट में कई कारें आ गई, दब गई। उधर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बारिश के बाद रेगी नाला जो है वो उफान पर है। आप जो देख रहे हैं कैसे पहाड़ के बीच से पानी की धार बह रही है, नजर आ रही है। इधर दिल्ली एनसीआर में बारिश होते ही ट्रैफिक जाम और पानी का जल जमाव आप देख लेते हैं हमेशा। खासकर टेक सिटी कहने को है गुरुग्राम, यहाँ बारिश आते ही पानी लग जाता है, भर जाता है। यहाँ भी भारी बारिश के बाद सड़कों से लेकर मंदिरों तक पानी जमा हो गया। ये तस्वीर शीतला माता मंदिर की है, जो पानी से इस वक्त लबालब। और मंदिर ही नहीं, गुरुग्राम की सड़कें भी तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। खुद ही तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं कैसे कई फीट तक भरे पानी से बाहर निकलने पर मजबूर हैं। ट्रैफिक जाम के भी हालात बने हुए हैं, लंबा लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। तो दिल्ली में बारिश ने टेंशन बढ़ा रखी है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और जिससे निचले इलाकों और नदी किनारे वाले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ चुका है। और दिल्ली में तो इतनी बारिश हुई कि पुलिस विभाग का नारकोटिक्स दफ्तर भी डूब चुका है। देखिए जरा, ये पूरा इलाका इस वक्त जलमग्न है। और सिर्फ ऑफिस ही नहीं, सड़कों पर वाहन भी डूब रहे हैं लगातार। अब जो तस्वीरें आपके सामने रखे हुए हैं हमने हरियाणा के फरीदाबाद से हैं। ये देख रहे हैं आप, एक कार पानी में समा चुकी है, जिसे क्रेन की मदद से खींचकर निकाला गया। ये ट्रैक्टर के जरिए खींचा गया है, जो आप देख रहे हैं। और उधर शाहीन बाग में क्या चल रहा है, देखिए कुछ ऐसा ही नजारा। यहाँ एक गड्ढे में पानी भरा था, जिसमें स्कूटी ही डूब गई। ये देखिए स्कूटी बाहर आ गई है। ये देखिए, स्कूटी पकड़ लो।
और उत्तराखंड में भी उफनती नदी में एक गाय का बछड़ा डूब रहा था, लेकिन एक जाबाज ने उसे कंधे पर बिठाकर सुरक्षित बचा लिया। चला आजा। अरे वाह मेरे बच्चे, ओरे मान गए यार। देखिए जैसे निकाल रहा है, आसपास जो लोग मौजूद हैं शाबाशी दे रहे हैं और निश्चित तौर पर इस युवक ने शाबाशी का काम किया, एक जिंदगी बचाई है इसने। अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि इस राज्य का बारिश से क्या हाल है। तो दिल्ली राजधानी के कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या है। देवली इलाके में तेज बारिश से पार्किंग की दीवार ढह गई। दीवार के मलबे में दबने से 8 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सरिता विहार इलाके में लड़का नाले के तेज बहाव में बह गया। मौसम विभाग आज दिल्ली के लिए रेड अलर्ट उसने जारी किया। जबकि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? 25 दिनों से जारी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं कई। बनारस में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट डूब चुके हैं। 84 घाटों का संपर्क टूट चुका है और 50 मंदिर भी जलमग्न हैं। बारिश के बाद आगरा में जर्जर मकान भरभरा कर गिर पड़ा। उधर बिहार में नेपाल में हो रही बारिश से बिहार की नदियां भी उफान पर हैं। इस वक्त मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। बगहा में गंडक नदी का पानी 300 घरों में समा चुका है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ रहा है लगातार। जबकि जम्मू कश्मीर भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। खराब मौसम के कारण पहलगाम रूट पर यात्रा रोकी गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा रोकी गई है और अमरनाथ यात्रा के लिए अभी सिर्फ बाल्टाल रूट ही खुला हुआ है। 4.5 लाख तीर्थयात्री अब तक पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर खतरनाक बनी हुई है। वहां बाढ़ में मरने वालों की संख्या 98 पहुंच चुकी है। 13 जिलों के 464 गांव में 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा गोलाघाट में 58 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 55 राहत शिविर बनाए गए हैं जहां 10,000 लोग रह रहे हैं मजबूरी में। खेतों में 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल डूब चुकी है और 47,000 से ज्यादा पशु भी बाढ़ की चपेट में हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता अकील जमील की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि कुछ ही घंटों की बारिश ने कुछ ऐसा हाल कर दिया। इससे पहले हमने देखा था कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से ऐसा कहा गया था कि तकरीबन जो लोग हैं, खास करके जो प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, वो प्रेफर करें। वर्क फ्रॉम होम की जो एडवाइजरी है वो जारी की गई थी। और आप देखें पूरी तरीके से ये जो सड़क है वो जलमग्न है और जो आवाजान है गाड़ियों की उसकी रफ्तार जो है वो धीमी हो चुकी है। लोगों को बड़ी दिक्कतों का, परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे के बाद भी गुरुग्राम की ये स्थिति है कि यहाँ पर जल भराव की जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। तकरीबन देखें आप तो घुटने तक का जो पानी है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ख़ास करके जो बाइसिकल से चलते हैं लोग, उनकी आप मजबूरी देख सकते हैं, उनके हालात जो हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से सेक्टर 68 का ये इलाका, एरिया मॉल का ये इलाका पूरी तरीके से लबालब जो है पानी में डूबा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलकांत के साथ आकिल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये तो बात हो गई देश की। अब विदेश में क्या हाल है तो देखिए, क्योंकि कुदरत के क्रोध से भारत ही नहीं जापान भी परेशान है इस वक्त। वहां एक खतरनाक तूफान आ गया है जिसका नाम है डॉल्फिन। इस डॉल्फिन तूफान के आते तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। जापान में तूफान से तबाही की तस्वीरें दिखने लगी हैं। पेड़ और कई चीजें टूटकर बिखरने लगी हैं। और ये डॉल्फिन तूफान अब तेजी के साथ जापान के बाद चीन की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे जिनपिंग का देश टेंशन में है। चीन ने समंदर से अपने जहाजों को लौटने के लिए कह दिया है। आइए आपको बता देते क्या है डॉल्फिन तूफान और क्या तबाही मचा रहा है। तेजी से बढ़ते डॉल्फिन तूफान जैसे ही जापान से टकराया, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं शुरू हो गई। तूफान ने जापान के ओकिनावा में भारी तबाही मचाई है। तूफान से ओकिनावा द्वीप बुरी तरह से प्रभावित है, जिससे 50,000 से ज्यादा घरों में बिजली गुल। तूफान के चलते 500 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा। एयरलाइंस ने ओकिनावा आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिससे वहां छुट्टियां मनाने गई पर्यटक भी फंस चुके हैं। यहां तक कि जापानी सड़कों पर भी परिवहन ठप हो गया है। हालात को देखते हुए टोयोटा ने 9 फैक्ट्रियों में काम रोक दिया है। अधिकारियों ने बताया कि ओकिनावा में 5 बुजुर्ग घायल हो चुके हैं, जबकि कागोशिमा प्रांत में एक और व्यक्ति घायल हो गया है। जापान मौसम विभाग
यानी कि जेएमए के मुताबिक डॉल्फिन कैटेगरी 1 का तूफान है, यानी खतरनाक होता है। इसमें लगातार हवा की रफ्तार 144 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। डॉल्फिन तूफान तेजी से चीन के पूर्वी तट की तरफ आगे बढ़ रहा है और चीन ने भी तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया है। बंदरगाह बंद करके जहाजों को सुरक्षित लौटने के निर्देश जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर आपके सामने हम पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये जो खबर है, अब देखिए कितना ये भीषण है। दिल्ली के नरेला इलाके से ये खबर है, क्योंकि सुबह के करीब 8 बज रहे थे, तब मामूरपुर के हिमालयन अपार्टमेंट के सामने एक हादसा होता है। बेकाबू मर्सिडीज और वैगन आर कार की टक्कर होती है। ये पहले तस्वीर देखिए, फिर डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए अब पूरा जो घटना के बारे में डिटेल्स हैं वो जान लेते हैं। दिल्ली के नरेला इलाके में यह घटना हुई। सुबह के करीब 8 बज रहे थे, तब जैसा कि आपको बताया था, मामूरपुर के हिमालयन अपार्टमेंट के सामने हादसा हुआ। बेकाबू मर्सिडीज और वैगन आर कार की टक्कर हुई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हादसा भीषण था, जिससे वैगन आर पीछे खड़ी लोडिंग 3 व्हीलर से जा टकराई और इसी दौरान वहां से एक बुजुर्ग महिला भी गुजर रही थी, जो वाहनों की चपेट में आकर हादसे का शिकार बन बैठी। मृतक की पहचान मामूरपुर निवासी उर्मिला के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि महिला सुबह घूमने के लिए निकली थी, तभी वो तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गई। शुरुआती जांच में सामने आया है, हादसे के समय मर्सिडीज कार शुभम नाम का युवक चला रहा था। पुलिस ने उसे मौके से हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि शुभम के पिता पुलिस वाले हैं। दावा है कि उसके पिता हरियाणा पुलिस में तैनात एसआई हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि मर्सिडीज कार शुभम की नहीं थी। ये लग्जरी कार उसके किसी दोस्त की बताई जा रही है, जिसे उसने एक दिन पहले कहीं जाने के लिए लिया था, मांगा था। हादसे के बाद वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू है। हमारी संवाददाता सौम्या की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। नरेला स्थित हिमालयज अपार्टमेंट के बाहर ये हादसा हुआ, जब ये मर्सिडीज का चालक जो नशे की धूत में था, वो काफ़ी तेज़ी से आया और एक वैगन आर को टक्कर मारा और वो उस पूरे स्पॉट में वो वैगन आर इतने फोर्स में पीछे गई, जिसके चपेट में आकर ये 70 साल की महिला, बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इस समय आप देख सकते हैं कि कैसे ये गाड़ी टो की जा रही है। यही वो मर्सिडीज़ है। ये जो हालत देख रहे हैं आप इस मर्सिडीज़ की, उससे बताया जा सकता है कि कितने रफ्तार में ये गाड़ी आई होगी। जो चालक था शुभम नाम का, उसे अरेस्ट कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। और साथ ही में जो मृतक बुजुर्ग महिला थी उर्मिला, उनको ऑन स्पॉट बताया जा रहा है, उनकी ऑन स्पॉट मौत हो गई थी। ये मर्सिडीज गाड़ी काफ़ी रफ्तार में उधर से आ रही थी। गाड़ी इधर जो वैगनार एक उधर से आ रही थी। गाड़ी की रफ्तार ने वैगनार को टक्कर मारी और वो पीछे की तरफ उसको धकेलते हुए ले गया। गाड़ी टेम्पू में जाके लगी। वो एक जो पीछे छोटा टेम्पू खड़ा हुआ है, उसके पीछे हमारी दादी है पड़ोस में ही, उर्मिला। वो दादी प्रतिदिन वो है ना, सुबह शाम दोनों टाइम चिड़ियों को दाना डालना, चींटियों को दाना डालना, वो अपना उसी रोज़मर्रा की तरह। वो दादी जैसे टेम्पू के पीछे थी, गाड़ी वाले ने इतनी तेज़ रफ्तार में कि वो टेम्पू और गाड़ी के बीच में आके उनकी, बताया जा रहा है कि ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। चलिए इसी रिपोर्ट के साथ आज भारत की बात बताता हूं मैं। मेरे साथ इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। आप बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। यहां खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत आभार और नमस्कार।